हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 FC। ये 2024 के लिए छठवां सेट है और इस सेट का आज दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुल सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक के सभी खंडों को हल किया है और साथ में ये 5वें खंड को भी हमने उसमें शामिल किया था, क्योंकि ये खंड जो है ये पहले से पीछे वाले सेट में क्रमवार कुछ प्रश्न हैं, तो इसलिए हमने सवाल नंबर 5 को छोड़ दिया था, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। और हर वो सवाल जो पिछले सेटों में आया है, अगर हमने उसको सॉल्व किया तो आगे के सेट में हम उस सवाल को छोड़ देंगे। तो आज दूसरा पार्ट है और यहाँ से सवाल नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। सवाल दिया हुआ है अवकल समीकरण dy/dx प्लस y काट x बराबर 2x। कहा है x 0 के बराबर नहीं है। इसका विशिष्ट हल ज्ञात करो जबकि y बराबर 0 और x बराबर π/2। ये सवाल है। सवाल है सवाल नंबर 6 का पहला खंड। सॉल्व करना है dy/dx प्लस y काट x इक्वल है 2x। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके समतुल्य एक समीकरण लिखेंगे जो कि हो जाएगा यहाँ पे p इंटू वाई बराबर q से तुलना करने पर। तो हमें यहाँ पे मिलेगा p की वैल्यू काट x और q की वैल्यू है 2x। अब सबसे पहले हम निकालेंगे समाकल गुणांक, जिसको हम IF संकेत से लिखते हैं। समाकल गुणांक हो जाएगा e के ऊपर पावर समाकलन का रहेगा p dx। जो चीज़ नीचे है वही आगे लिखा जाता है यहाँ पे। तो हो जाएगा e p की जगह पे काट x dx। अब जो काट का समाकलन होता है log sin x, तो ये हो जाएगा e के ऊपर पावर log sin x। और जब e के ऊपर पावर log का हो तो log नहीं लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा समाकल गुणांक की वैल्यू लिखेंगे। इसलिए अवकल समीकरण का हल हो जाएगा ये YIF बराबर समाकलन Q IF dx। तो y और IF की वैल्यू है sin x बराबर Q की वैल्यू थी 2x, IF की वैल्यू है sin x dx। दो बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा y sin x बराबर 2 और बचेगा x sin x dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे और समाकलन वो भी होगा खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन का एक नियम होता है। सबसे पहले बीजगणितीय अक्षरों को पहला फंक्शन मानते हैं, बाकी लोगों को दूसरा। तो x को हम पहला फंक्शन मानेंगे और sin x को दूसरा। और ऐसे ही एक बार और लिख लेना है आपको। उसके बाद इस पूरे का आपको अवकलन करना है और इस पूरे का समाकलन करना। ये है लिखने का तरीका खंडशः का। तो y sin x बराबर हो जाएगा 2x। साइन का अवकलन होगा ऋण cos x। ये समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं, साइन का समाकलन ऋण cos x और यहाँ बीच में माइनस रहेगा। d/dx ऑफ x का अवकलन 1 होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब cos का हमें करना है, ये सॉरी साइन का करना है समाकलन, जो कि आएगा ऋण cos x dx। ऋण से ये वाला ऋण प्लस हो जाएगा और ये हो गया cos x dx।
और इधर अभी भी है y sin x, तो हो जाएगा ये y sin x बराबर 2 ऋण x cos x, और cos का समाकलन sin होता है। ये पूरा समाकलन हो गया। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट c लगा देंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सवाल में पहले से कहा है जब x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 0, ये कहा है x की वैल्यू π/2 रखनी है और y की वैल्यू 0। इस पे विशिष्ट हल बताओ। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पक्ष शून्य हो जाएगा, y बराबर 0 और x बराबर π/2 पर इधर 0 आएगा और इधर ये हो गया -2 x की जगह π/2 और cos π/2 प्लस sin π/2 प्लस में c। तो cos 90 का मान 0 होता है तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, और sin पाई का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 प्लस c, या c की वैल्यू होगी -1। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ये 2 से गुणा है तो 2 से गुणा यहाँ भी होगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 × 2, क्योंकि साइन पाई का मान π/2 का मान 1 होता है, 2 से गुणा 2, और ये हो जाएगा ऋण 2। इतना हो जाएगा ये। तो जो अभीष्ट सोल्यूशन होगा वो यही होगा, y sin x, और इन सबको एक तरफ कर दो, माइनस में 2x cos x है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में 2 sin x है तो ये हो जाएगा माइनस में 2 sin x, और इस तरफ ये आएगा -c, और c की वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा प्लस में 2 बराबर 0, और यही इस सवाल का जवाब होगा। आप इसको लिख सकते हैं। ये है शुरू से सवाल नंबर 6 का पहला खंड, इसका पूरा सॉल्यूशन है। आप इसको देख के पूरा का पूरा लगा सकते हो। ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। समाकलन करना है x बाई x माइनस a x माइनस b x माइनस c dx, इसको लगाना है। तो ये सवाल बड़ी सावधानी से लगाना होगा, क्योंकि गड़बड़ होने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें गुणनखंड करके समाकलन करना हो। तो समाकलन है x बाई x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c dx। इसका समाकलन करना, तो हम इसके समाकलन को मान लेते हैं कि आएगा p बटे x माइनस a dx और q बटे x माइनस b dx, और साथ में r बटे x माइनस c dx। अगर यहाँ पे a b c को छोड़ के कुछ और होता तो हम इधर a b c मान लेते, जिससे मिलने का चांस कम हो जाता। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको p क्यू r में लिखा है। आप चाहे तो इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो केवल हमें अंश को लेना इस तरफ के, और इधर तो पूरा जब आप लेंगे इसको तो हर बराबर करने के लिए x माइनस ही है, x माइनस बी x माइनस सी से गुणा होगा, और प्लस की इसमें b है तो x माइनस ए x माइनस सी से गुणा हो जाएगा, और इसमें x माइनस सी है तो x माइनस ए और x माइनस b से गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी p। अब यहाँ पे देखो ये x का गुणा x में हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको बड़ी ईमानदारी से सॉल्व करना होगा, और चिन्ह पर बहुत ध्यान रखना। x का गुणा x में x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा ये cx, x का गुणा c में cx, माइनस b का गुणा x में माइनस bx, और ये हो जाएगा bc। ये चिन्ह पर ध्यान देना है आपको। यहाँ ये x स्क्वायर, माइनस में cx, और फिर माइनस में ax, और प्लस में ac, प्लस r, x का गुणा x में x स्क्वायर,
माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस हो जाएगा ए बी, या यक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा बी प्लस सी और प्लस बी सी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेके सी प्लस ए, और ये हो गया सी ए प्लस आर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स कॉमन लेके और प्लस हो गया ये ए बी। अब हम एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स के लोगों को अलग करेंगे। तो एक्स बराबर, जब एक्स स्क्वायर वालों को अलग करोगे तो कोष्ठक में बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि इसके आगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यू के लिए एक्स स्क्वायर, आर के लिए एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले लोगों को आगे लेंगे तो माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी प्लस सी और क्यू सी प्लस ए और आर ए प्लस बी। अब बिना एक्स वाले लोग हैं पी बी सी और क्यू सी ए और आर ए बी। अब अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो इस तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर, इसका मान होगा 0। तो यहाँ से या तो p या तो q या तो r के रूप में पक्षांतर कर लेते हैं, तो हम p के रूप में पक्षांतर करेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस में q प्लस आर, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस तरफ x का है और इधर भी x है, तो इधर x का गुणांक माइनस में है, इधर इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में p कोष्ठक में b प्लस सी प्लस q कोष्ठक में c प्लस a प्लस r कोष्ठक में a प्लस b, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 1। x को काटेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर ऋण 1। अब इसको हम लिखेंगे माइनस दूसरी तरफ करके, या फिर p की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू प्लस आर, तो माइनस दूसरी तरफ लगाएंगे ही, तो ये हो जाएगा माइनस में क्यू प्लस आर बी प्लस सी और क्यू सी प्लस ए पहले से है, ये कहाँ से हमने बदला है, p की वैल्यू है माइनस क्यू प्लस आर, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। अब q का गुणा करेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी और माइनस r का गुणा होगा तब भी b प्लस सी, और पहले से है q c प्लस a प्लस आर ए प्लस बी बराबर ऋण 1। अब इन दोनों में से q कॉमन है, तो जब हम q कॉमन ले लेंगे तो c प्लस ए हो जाएगा और माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और इन दोनों में से r कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा और माइनस बी माइनस सी होगा बराबर -1, या q, अब इसमें c से c कट जाएगा तो a माइनस बी बचेगा और प्लस r, इसमें से b भी कट जाएगा तो a माइनस सी बचेगा और इसकी वैल्यू है -1। ये हो गया q का मान, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब दूसरी तुलना करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे समीकरण 1 से p बराबर माइनस क्यू प्लस आर, आप भी ऐसे लिख लेना ताकि बाद में भूलना नहीं। और यहाँ पे देखो तुलना करेंगे तो इधर बिना x के कुछ नहीं, लेकिन इधर इतने लोग हैं, तो एक अलग जो समीकरण आएगा तुलना करने पर वो आएगा p बी सी क्यू सी ए और आर ए बी, इसका मान मिलेगा 0, और p की जगह पे माइनस क्यू प्लस आर लिखना हमें। ये हो गया 0, ये बाहर BC है।
तो गुणा होगा माइनस में क्यू बी सी माइनस में आर बी सी प्लस क्यू सी ए प्लस आर ए बी बराबर 0। अब क्यू वाले लोगों में से क्यू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सी ए और माइनस बी सी, और आर वाले लोगों में से आर को बाहर निकालेंगे तो बचेगा ए बी माइनस बी सी बराबर 0। या इसमें से सी कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा ए माइनस बी, और इसमें से बी कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा ए माइनस सी बराबर 0। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। यह है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड, और इसको लगाने में बहुत एहतियात रखना है आपको। तो ये हमने एक समीकरण और ये 2 समीकरण और ये 3 समीकरण हमने बनाया है। इस पे आप ध्यान दो, ये समीकरण भी क्यू आर में है और ये वाला समीकरण भी क्यू आर में। हम इन्हीं दोनों को हल करके क्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे। ये था समीकरण नंबर 2 और ये था समीकरण नंबर 3 जो हमने पीछे सॉल्व किया है। इसको हम यहाँ पे उतार ले रहे थे। तो ये है समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3 जो हमने पीछे भी सॉल्व किया है, उसको हमने यहाँ पे उतार लिया है ताकि सवाल लगाने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखो, हम दोनों का अगर गुणांक बराबर कर दें क्यू का या फिर आर का, तो विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्यू के आगे सी है, तो अगर क्यू हटाना चाहते हैं तो हम समीकरण 2 में सी से गुणा करेंगे, और बी हटाना चाहते हैं तो समीकरण 2 में हम ये आर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे बी से गुणा करेंगे। तो खैर यहाँ पे मान लो हम क्यू को हटाना चाहते हैं तो इसमें सी से गुणा हो जाएगा जब, तो क्यू सी ए माइनस बी होगा और प्लस आर सी ए माइनस सी पहले से है और यहाँ हो जाएगा माइनस सी। ये होगा समीकरण नंबर 2 गुणे सी। समीकरण 2 में जब सी से गुणा करेंगे तब। और अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस में। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। अब बचा आर बी कोष्ठक में ए माइनस सी माइनस आर सी कोष्ठक में ए माइनस सी और बराबर हो गया सी। अब इन दोनों में कॉमन है आर ए माइनस सी, तो अंदर बचेगा बी माइनस सी बराबर ये हो गया सी। तो आर की वैल्यू हो जाएगी सी बटे ए माइनस सी और बी माइनस सी। इसको रीअरेंज अगर करना चाहो तो ये हो जाएगा माइनस में सी बी माइनस सी और 1 मिनट, यहाँ ये गड़बड़ी हो गई। नहीं ठीक है, ये बी माइनस सी ठीक। तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो बी माइनस सी और c माइनस ए होगा ये r का मान। इसी तरीके से अगर आप हल करोगे तो इस r का मान आप चाहे समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 3 में, तो आप हल करोगे तो आपको q की वैल्यू मिलेगी, और q की वैल्यू मिलेगी माइनस में b बटे a माइनस b और b माइनस c। और जब आप Q और R की वैल्यू रखोगे पहले समीकरण में, तो वहाँ से आपको P की वैल्यू मिलेगी जो कि होगा माइनस में A और C माइनस A माइनस B मिलेगा आपको। आप चाहे तो इन्हें रख के चेक कर सकते हैं। आइए रख के निकाल के देखते हैं कितना ही आएगा कि नहीं। हमने R की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस R की वैल्यू अपने दूसरे समीकरण में रखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा समीकरण है हमारा Q A माइनस बी प्लस R की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे जो कि है माइनस सी बटे बी माइनस सी और C माइनस ए। ये हमारा R, और यहाँ पे गुणा हुआ a माइनस सी बराबर -1। तो a माइनस सी C माइनस ए को काटेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके C माइनस ए कट जाएगा,
तो हो जाएगा पी ए माइनस बी और प्लस में सी बटे बी माइनस सी बराबर ऋण 1। इसको दूसरी तरफ कर देंगे तो पी ए माइनस बी, ये पी नहीं सर ये क्यू है, और ये बराबर हो जाएगा ऋण 1 ऋण सी बटे बी माइनस सी। गुणा कराएंगे इसमें तो माइनस बी आएगा और प्लस में सी आएगा, माइनस बी प्लस सी और माइनस सी बटे बी माइनस सी। तो ये सी और सी कट जाएगा तो आएगा माइनस में बी बटे बी माइनस सी। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस में बी बटे ए माइनस बी और बी माइनस सी, जो कि हमने क्यू की वैल्यू पहले से लिखी है माइनस बी बटे क्यू, ये ए माइनस बी बी माइनस सी। अब अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो वो सूत्र था माइनस पी प्लस आर, ये क्यू प्लस आर, जो कि हमारा पहला समीकरण था। तो माइनस में पी की वैल्यू है, ये सॉरी क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली है तो उसको लिखेंगे। अब माइनस लगाना तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, बी बटे ए माइनस बी और बी माइनस सी, और ये माइनस आर होगा तो आर की वैल्यू हमने माइनस में निकाली है तो माइनस आर का मतलब प्लस हो जाएगा, सी बटे बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो बराबर इसको लिखेंगे, हर बराबर करने के लिए देखो बी सी दोनों में है, इसमें ए बी है बी सी है, इसमें से सी ए गायब है तो हो जाएगा सी माइनस ए, और इसमें बी सी सी ए है, ए बी गायब है, बटे में हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो यहाँ आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी ए और प्लस सी ए माइनस सी बी बटे में ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये सी बी बी सी कट जाएगा, इसमें से ए कॉमन लेंगे जब इसमें से तो ये बचेगा, या माइनस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा ये बी माइनस सी, और नीचे है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो बी सी कट जाएगा, आएगा ऋण ए बटे ए माइनस बी और सी माइनस ए, जो कि हमने पहले से वैल्यू लिखी हुई थी। तो अगर आप इनको हल करोगे तो ये है पी की वैल्यू, ये है क्यू की वैल्यू और ये है आर की वैल्यू, ये नीचे है ये आर की वैल्यू, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, ये सीरियल से है, आर का मान, पी का मान, क्यू का मान। तो ये हो गया पी की वैल्यू। अब हमने पहले से कुछ और वैल्यू निकाल के रखी थी, आर का मान हमने निकाला था, उसके आधार पे हमने क्यू लिखा था, उसके आधार पर पी लिखा था। अगर आप इसको हल कर रहे हो तब भी क्यू की वैल्यू आपको वही मिल रही है और साथ में पी की वैल्यू भी आपको वही मिल रही है। तो अगर आपको पी क्यू आर मिल गया तो सवाल बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप इतना पहले नोट करें, फिर हम आगे लगा के दिखाते हैं। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए हम केवल इसके फैक्टर को लिखेंगे। तो p की वैल्यू मिल गई है हमें, p की वैल्यू कितनी मिली हम लिख लेते हैं, माइनस में a बटे a माइनस b है और c माइनस a है, या c माइनस a माइनस b। तो माइनस a बटे c माइनस a और a माइनस b, ये मिला है ये p की वैल्यू। और हमने इसका जो गुणनखंड किया था उस गुणनखंड में था p बटे x माइनस a, तो ये तो p की वैल्यू हो गई। अब 1 बटे x ऋण a रहेगा dx, प्लस q की वैल्यू आई है माइनस में b बटे में a माइनस b और b माइनस c, और साथ में हमने q की लिए लिखा था q बटे x माइनस में b, ये हो जाएगा dx, प्लस में r की वैल्यू है माइनस में c बटे
आर की वैल्यू सी बटे है बी माइनस सी और सी माइनस ए, और साथ में यहाँ रहेगा एक्स माइनस सी डी एक्स। ये सवाल का गुणनखंड हो गया सबसे पहले, और गुणनखंड हो गया तो जवाब आ जाएगा। तो अब इसके बाद ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है 1/x का होगा log x, तो ये हो जाएगा माइनस में a बटे c माइनस ए माइनस बी log x माइनस ए, और प्लस में प्लस क्या सब माइनस लगता जाएगा, b बटे ए माइनस बी माइनस सी log x ऋण बी, और माइनस में c बटे बी माइनस सी माइनस ए log x ऋण सी, और प्लस कोई कांस्टेंट c। आप चाहें तो सबका ऋण खत्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चिन्ह बदलना होगा। c माइनस ए को आप a माइनस सी लिख दो, तो हो जाएगा a बटे ए माइनस सी ए माइनस बी log x माइनस ए, और प्लस ये हो जाएगा b बटे b को आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा b माइनस ए बी माइनस सी log x ऋण बी, और इसके भी चिन्ह को आप बदल सकते हो, c बटे सी माइनस बी सी माइनस ए log x ऋण सी प्लस सी। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है सवाल नंबर 6 और इसका तीसरा खंड। तो इसमें वक्र का समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे बराबर 8। अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे जब, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा 9। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब ये एक वृत्त का समीकरण है, लिखेंगे वक्र वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 1,0 है और साथ में जो इसकी त्रिज्या 3 का वर्ग यानी 3 मात्रक। तो हम एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसका सेंटर 1,0 होगा और साथ में त्रिज्या 3, तो इस तरफ 3 और ये इस तरफ 3, तो इधर इस वैल्यू आएगी 4 और इधर वैल्यू आएगी ऋण 2। हम इसमें से एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेंगे जिसकी चौड़ाई होगी dx और जिसकी ऊंचाई होगी y। तो लिखेंगे वक्र का क्षेत्रफल बराबर लिमिट होगा ऋण 2 से 4 तक और इसका 2 गुना, जितना भाग ऊपर उतना भाग नीचे, y dx यानी 2 ऋण 2 और 4। y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण कोष्ठक में x ऋण 1 का वर्ग और उस पर अंडर रूट। अब इसका एक सूत्र होता है, सूत्र को लिखते हैं। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का वर्ग बटे 2 यानी 9 बटे 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए यानी x की जगह पे x ऋण 1 लिखा बटे a मतलब यहाँ पे 3 है, और प्लस में x माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 3 का वर्ग यानी 9 ऋण x ऋण 1 का वर्ग, और लिमिट रहेगा ऋण 2 से 4 तक। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखना और x की वैल्यू ऋण 2 रखना। तो पहले हम 4 रखेंगे,
तो हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 4 रखेंगे, 4 में से एक जाएगा 3/3 यानी आएगा साइन इनवर्स 1। और यहाँ पे जब 4 रखोगे 4 में से एक जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर ऋण 2 रखेंगे यहाँ पे, तो आएगा धन 9/2 साइन इनवर्स ऋण 2 ऋण 1, ऋण 3/3 यानी ऋण 1। यहाँ पे ऋण 2 रखेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 9/2। एक जो है साइन 90 अंश का, ये एक साइन 90 अंश का मान है, उसके आगे साइन इनवर्स लगा है तो केवल बचेगा π/2, और ये आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे आगे हम माइनस लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब हम दूसरी वैल्यू लगाते हैं तो आगे माइनस लगाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये होगा माइनस में 9/2 और साथ में एक जो है इसके आगे माइनस लगा तो उससे ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो 1 है ये साइन π/2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे केवल हमें π/2 लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 2 और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 9 9 18 π/4, 18 दूनी 36, 4 9 36 यानी 9 पाई वर्ग मात्रक। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, जब वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 है तो क्षेत्रफल πr² यानी 3 का वर्ग 9। तो यह सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से ही निकाली गई है। यह है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। तो पहले थैले में 4 गेंद लाल है और 4 काली है। सवाल नंबर 6 का चौथा खंड दिया हुआ है कि पहले वाले थैले में 4 लाल है और 4 काला गेंद है। प्रथम थैले में लाल गेंद 4 और काली गेंद 4 और कुल गेंद हो जाएगा 8। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? लाल गेंद की प्रायिकता माने लाल गेंद की संख्या बटे कुल संख्या यानी 1/2। अब दूसरे थैले की बात करते हैं। दूसरे थैले में कहा है कि लाल गेंद है 2, लाल गेंद 2 और काली गेंद 6, तो कुल गेंद 8 हो जाएगा यहाँ भी। अब लाल गेंद की प्रायिकता, क्योंकि लाल ही निकालना है, तो हो जाएगा 2/8 यानी 1/4। ये हो गया अगर पहले थैले से लाल निकला तो 1/2 और दूसरे से लाल निकला तो 1/4। अब सवाल में कहा है कि दोनों थैले बगल में रखे हैं और उसमें से आपको किसी एक थैले से लाल गेंद निकालना है। तो कहा है कि लाल गेंद की प्रायिकता बताओ जबकि वो पहले वाले थैले से निकली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थैलों की ही प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। थैलों की प्रायिकता या पहले थैले की प्रायिकता कह सकते हैं। तो थैलों की संख्या जिसको आप निकालेंगे वो 1 है और टोटल संख्या 2 है, तो ये हो जाएगी थैलों की प्रायिकता। अब लिखेंगे इसलिए प्रथम थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये सवाल बेस थ्योरम से लग रहा है, तो उसकी प्रायिकता ये हो जाएगी कि थैलों की प्रायिकता है 1/2 और लाल गेंद की प्रायिकता है
पहले थैले से निकालने के लिए लाल गेंद की प्रायिकता 1/2 और थैलों की प्रायिकता 1/2 बटे में हमें क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ कर देना है 1/2 गुणे 1/4 और फिर 1/2 गुणे ये थैलों से प्रायिकता, मतलब ये जो पार्ट आपने ऊपर लिखा है 1/2 गुणे 1/2, ये बेस थ्योरम से लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4 और नीचे हो जाएगा 1/8 धन 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4, हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा हो जाएगा 2/8, यानी ये हो जाएगा 3/8। तो 8 ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। यही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ये सवाल नंबर 6 का है, चौथा खंड पूरा हमने लगा दिया, इसका आप देख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC की स्थिति सदिश A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर है, तो दिखाओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A होगा। ये है सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। A की स्थिति सदिश दिया हो, पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B की स्थिति सदिश ये है B वेक्टर और C की स्थिति सदिश ये है C वेक्टर। तो AB वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी OB माइनस OA। OB मतलब B का स्थिति सदिश माइनस A की स्थिति सदिश, यानी B माइनस A वेक्टर। ऐसे ही BC की वैल्यू हो जाएगी OC माइनस OB, यानी C माइनस B। ऐसे ही AC वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OC माइनस OA, यानी C माइनस A। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो किन्हीं दो भुजाओं के बीच क्रॉस गुणा कराना होगा, चाहे AB क्रॉस BC या BC क्रॉस AC या AB क्रॉस AC, किसी भी दो के बीच लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर ही हम ले लेते हैं। 1/2 AB की वैल्यू है B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसका क्रॉस गुणा कराना है BC यानी C वेक्टर माइनस B वेक्टर के साथ। 1/2 B का गुणा C के साथ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, B का गुणा B के साथ B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A का गुणा C के साथ A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, A का गुणा B के साथ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। B वेक्टर क्रॉस B सेम वेक्टरों का सदिश गुणनफल 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। 1/2 B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हम इनको AC को CA लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ये, तो इसका हम लिख देते हैं B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको रीअरेंज कर देंगे अगर, तो सॉरी ये कोष्ठक नहीं था, ये तो मैग्नीट्यूड था, हमने इसको कोष्ठक बना दिया। तो ये हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्र। ये शुरू से इसका जवाब है।